उन दर्द भरी पुरानी यादों के सहारे नीना बिना कुछ खाए पिए पहला दिन तो गुजार लेती है, लेकिन दूसरा दिन काटना और भी मुश्किल था, क्योंकि सुबह उठते ही भूख के मारे नीना का पेट दर्द करने लगता है और दर्द की वजह से नीना का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था। तभी नीना को सामने पत्तों में पानी की कुछ बूंदें नजर आती हैं। वो उन पानी की बूंदों को हाथ में लेने जा ही रही होती हैं, तभी दूर से आया एक पत्थर पत्ते पर एकदम सटीक लगता है और पत्ता टूटकर दूर गिर जाता है। नीना चौंक जाती है और जब वो मुड़कर देखती है, झाड़ियों के पीछे व्यान के गार्ड्स खड़े थे। उनके हाथ में गुलेल था। वो छिपकर नीना पर नजर रखे हुए थे। अब नीना मायूस होकर अपने खाली हाथ की तरफ देखती है और फिर सोचने लगती है, तो इसका मतलब वो मुझे भूखा मारना चाहता है। ये कंगोबरे सच में कितना बेरहम और पत्थर दिल है। ये तो मुझे पानी की एक बूंद तक नहीं देना चाहता। फिर नीना वापस वहीं पर बैठ जाती है और फिर खुद से बातें करने लगती है। जितना जल्दी मैं मरूंगी उतना ही कम दर्द मुझे झेलना पड़ेगा। वैसे भी इन कुछ सालों में मैं चार्ली की वजह से बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, और ऊपर से मॉम डैड ने भी साफ कह दिया है, नीना काश हमने कभी तुम्हें अडॉप्ट ही ना किया होता। मेरी अब किसी को ज़रूरत नहीं है। मैं अब सच में गायब हो जाऊंगी, सबकी ज़िंदगी से काफ़ी दूर चली जाऊंगी। इधर व्यान अपना काम ख़त्म करने के बाद दोबारा मॉनिटर ऑन करता है और इस स्क्रीन पर नीना को देखकर कहता है, कितनी बोरिंग है ये, अपने आखिरी घंटों में भी ऐसी बोरिंग चीज़ें कर रही है। कि तभी नीना पेट दर्द की वजह से अपने पेट पर हाथ रखती है और दर्द की वजह से कराह रही होती है। व्यान नीना को दर्द में देखकर पहले तो एक पल के लिए वो डर जाता है, लेकिन फिर झूठी स्माइल करने की कोशिश करते हुए आगे बोलता है, चलो अच्छा है, अब जल्दी से पता चल जाएगा कि असली दर्द क्या होता है, और सीधे रोते हुए मेरे पास आएगी और माफ़ी मांगेगी। और यूं ही बिना कुछ खाए पिए नीना का दूसरा दिन भी खत्म हो जाता है। अब तीसरे दिन पर नीना भूख प्यास से बिल्कुल ही हार चुकी थी। उसके पास अब बैठने तक की हिम्मत नहीं बची थी और धीरे धीरे नीना वहीं पर बेहोश की हालत पर पहुंच जाती है। उसे सपने में यूँ महसूस होता है कि चार्ली उसे लेने आया है। वो अपनी आधी खुली आंखों से चार्ली को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिर वो अगले ही पल कहती है, तो आखिरकार तुम अब दुनिया देख सकते हो ना, और तुमने ये भी सीख लिया है कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है, तो अब यहीं पर अलविदा। और ये कहकर नीना की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। वो बेहोश हो जाती है। जब कुछ देर के बाद नीना को होश आता है तो वो देखती है कि वो उस जंगल की सूखी ज़मीन पर नहीं बल्कि बंगले के अंदर बेड पर लेटी थी। आँख खुलते ही नीना सबसे पहले ऊपर देखकर यही सोचती है, ये जगह। तभी जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ती है वो बुरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि उसके सामने व्यान चेहरे पर एकदम खूंखार और डरावने एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। व्यान की उस भयानक शक्ल को देखते ही नीना को डर के मारे पसीना आने लगता है। वो मन ही मन सोचने लगती है, अरे यार कंगोबरे, इसे अब क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कच्चा ही चबा जाएगा। नीना आज तो तू पक्का गई काम से, इससे अच्छा तो मैं उसी जंगल में मर जाती। नीना अपने दिमाग में अभी ये सब सोच ही रही थी कि अचानक से व्यान बुरी तरह चिल्ला पड़ता है, क्या तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज है भी या नहीं? क्या तुम इतनी बेअक्ल हो? अगर मैं मरने को कहूँगा तो तुम सच में मर जाओगी क्या, पागल औरत। इस वक्त व्यान का गुस्सा बहुत ही बढ़ा हुआ था। वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए वहाँ पड़े ब्लैंकेट को जोर जोर से पीटते हुए खुद से ही बड़बड़ाने लगता है, स्टूपिड, इडियट, कितनी बेवकूफ़ है ये औरत, जिसे ये तक नहीं पता कि जिंदगी जीते कैसे हैं। नीना बस हैरान होकर व्यान की सारी बातों को बड़े गौर से सुन रही थी कि आखिर ये बोले क्या जा रहा है। तभी व्यान अचानक सीरियस हो जाता है और नीना के सामने वो ड्राइंग्स वाले पेपर फेंकता है जो कि नीना ने लास्ट टाइम में ड्रॉ किया था। फिर वो सीधे नीना की आंखों में देखकर एक सवाल करता है, तुमने अपने लास्ट वक्त पर ये ड्राइंग और इस पर ये वर्ड्स क्यों लिखे कि कोई मुझ पर यकीन नहीं करता? आखिर इसका क्या मतलब है? मुझे अभी के अभी समझाओ। ये सुनकर नीना को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो अपने दांतों को पीसती है और फिर एक छोटी स्माइल के साथ व्यान को जवाब देती है, क्या समझाऊं मैं आपको मिस्टर व्यान? क्या आपने मेरी बातों पर यकीन किया था जब मैंने आपसे कहा था कि आपके साथ मैंने कुछ गलत नहीं किया है? अच्छा आप बताइए, क्या करते हैं भरोसा आप मेरी बातों पर?
इस पर व्यान फिर से भड़क जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तो तुम ही बताओ ना, इसमें गलती क्या है? पहले तुम मेरे साथ एक रात का गेम खेलती हो और उसके बाद तुम मेरे बच्चे को छुपाती हो, और अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारी इन झूठी बातों पर यकीन कर लूं। फिर नीना मायूस होकर कहती है, पर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। नीना की ये हालत देखकर व्यान भी एक पल के लिए हिचकिचा जाता है। फिर वो थोड़ा शांत होता है और नीना को समझाते हुए बोलता है, अगर तुम सच्ची हो तो अपनी जान दांव पर लगाने की क्या जरूरत है? उसके बजाय तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सबूत लाकर मुझे झूठा भी तो साबित कर सकती हो ना। मरने से क्या तुम्हारा सच साबित हो जाएगा, या फिर तुम इसी झूठे इल्जाम के साथ मरना चाहती हो? व्यान की इन बातों को सुनकर नीना पहले तो मन में सोचती है, क्या ये सच में मेरा साथ दे रहा है? और फिर वो झट से व्यान से पूछती है, तो इसका मतलब मैं सबूत ढूंढने जा सकती हूँ? इस पर व्यान जवाब देता है, ऑफ कोर्स पागल औरत, तुम्हें वही तो करना है, लेकिन मेरी एक शर्त है। चलो मैं तुम्हें खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए 2 हफ्ते का टाइम देता हूँ। अगर तुमने साबित कर दिया तो तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन अगर तुम ये साबित नहीं कर पाई तो वापस खुद ब खुद यहाँ पर लौट कर आ जाना, वो भी मेरे बच्चे के साथ। नीना मन में ही सोचती है कि इससे आगे कुछ भी कहना बेकार ही होगा। इतनी मुश्किल से तो इसने ये चांस दिया है, क्या पता कब इसका मूड बदल जाए। इसलिए वो व्यान को हाँ कर देती है। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अब व्यान नीना के ठीक सामने बैठ जाता है और अपने हाथों में चार्ली की ड्राइंग लेकर पूछता है, अब ये बताओ, ये लड़का कौन है? क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इस पर नीना मायूस होकर जवाब देती है, नहीं, ये मेरा ब्रदर इन लॉ है। जल्द ही मेरी बहन से इसकी शादी होने वाली है। नीना का ये जवाब सुनते ही व्यान एक ठंडी सांस लेता है, जैसे उसके मन का कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। फिर वो सुकून से बोलता है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगले ही पल व्यान फिर से नीना को एक धमकी देता है, नीना सजे, एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, जब तक तुम ये साबित नहीं कर लेती कि तुमने मेरे बच्चे को जन्म नहीं दिया है, तब तक तुम किसी और मर्द के बारे में सोच भी नहीं सकती हो, वरना अंजाम समझ लेना। ये कहते हुए व्यान नीना की आंखों के सामने उस कागज के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस पल नीना बहुत ही दर्द भरी आंखों से उस कागज को फटते हुए देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके चार्ली के साथ सारी यादें बिखर रही हो, मानो उसका पूरा पास्ट ही हवा में उड़ गया हो। लेकिन व्यान ने ये काम गुस्से की वजह से अनजाने में नहीं किया था, बल्कि उसने जानबूझकर नीना के सामने उस ड्राइंग को फाड़ा था। इसके जरिए वो नीना को एक बहुत ही बड़ी बात समझाना चाहता था। वो चाहता था कि नीना इस सच्चाई को एक्सेप्ट करे कि जिन पुराने लोगों को और जिन पुरानी यादों को जिन्हें भी अब उसकी ज़रूरत नहीं है, उन्हें वो अपने आज की कमज़ोरी ना बनने दे। और कागज़ के इन बिखरते टुकड़ों के साथ ही नीना की वो दर्द भरी पुरानी यादें अब धुंधली होने लगती हैं। इसी के साथ नीना के वो भयानक जंगल के दिन भी खत्म हो जाते हैं और वो काफ़ी दिनों के बाद आज की रात बड़े सुकून से सोती है। अब अगली सुबह नीना बड़े आराम से उठती है और उठते ही वो खुद से एक वादा करती है कि इन 2 हफ्तों के अंदर अंदर मुझे हर हाल में सबूत ढूंढने ही होंगे। यही सोचते हुए नीना जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। बाहर कार्सन खड़े थे। कार्सन नीना को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मिस नीना, आज आप उस दिन से काफी बेहतर लग रही हैं, जब यंग मास्टर आपको जंगल से वापस लेकर आए थे। कार्सन की बात सुनकर नीना एकदम हैरान रह जाती है और पूछती है, क्या वो मुझे वापस लेकर आया था? इस पर कार्सन नीना को उस दिन की पूरी बात बताते हैं। जी हाँ मिस नीना, आप जंगल में उन्हें बेहोश मिली थी और जब वो आपको यहाँ लेकर आए थे वो बहुत ही घबराए हुए थे। सच कहूँ तो मैंने यंग मास्टर को कभी किसी की इतनी परवाह करते नहीं देखा था। ये सुनते ही नीना गहरी सोच में पड़ जाती है। उसके दिमाग में कई सवाल चलने लगते हैं। पहले वही था जिसने मुझे मरने के लिए वहां भेजा था और अब वही मुझे वापस लेकर आया है। क्या सच में इसे मेरी फिक्र है? पर क्यों? तभी नीना अपनी सोच से बाहर आती है और कार्सन को व्यान से मिले उन 2 हफ्तों के टाइम के बारे में बताती है। फिर बताने के बाद वो आगे कहती है, ठीक है बटलर कार्सन, मैं अब जा रही हूँ। मुझे इन 2 हफ्तों में कैसे भी करके सबूत ढूंढने ही होंगे। फिर कार्सन कहते हैं, जी जरूर मिस नीना, मुझे पूरा यकीन है कि आप पक्का ढूंढ लोगी। बस एक जरूरी बात, कुछ गार्ड्स आप पर नजर रखेंगे।
मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कोई एतराज़ नहीं होगा, और प्लीज़ आप कोई भी ऐसी नासमझी मत कीजिएगा, जैसे कि किसी और से मदद मांगना। आप तो जानती हैं कि ये बेकार होगा और इससे यंग मास्टर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। नीना एक फीकी स्माइल के साथ कार्सन को जवाब देती है, ठीक है, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी और आपका शुक्रिया मुझे समझाने के लिए। ये कहकर नीना जैसे ही वहाँ से जाने लगती हैं, कार्सन पीछे से आवाज़ देते हैं, रुकिए मिस नीना, क्या मैं आपसे एक छोटी सी मदद मांग सकता हूँ? और फिर अगले ही पल हमें डाइनिंग एरिया का नज़ारा दिखता है, जहाँ पर व्यान ने सारे शेफ्स की हालत बहुत ही बुरी कर रखी थी। व्यान उनके बनाए हुए आइसक्रीम को उन्हीं के मुंह पर फेंककर भयानक बरस रहा था। यह सिर्फ एक छोटी सी आइसक्रीम बनाने की बात है और तुम लोग इसे भी ठीक से नहीं बना पा रहे हो। तुम जैसे बेवकूफ शेफ्स को वो सारे अवार्ड्स और सम्मान आखिर मिल कैसे गए? एक नौसिखिया लड़की भी इसे तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर बना सकती है। और वो कार्सन, बुढ़ापे की वजह से उसका दिमाग सठिया गया है। उसने तुम जैसे लोगों को काम पर रखा ही कैसे? बाहर निकलो, जाओ यहाँ से बाहर। व्यान अभी गुस्से में उन शेफ्स के सामने नीना और कार्सन के बारे में ये सब बोल ही रहा था कि ठीक उसी वक्त नीना और कार्सन वहां पर पहुंच जाते हैं। नीना जैसे ही अपने लिए नौसिखिया शब्द सुनती है तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और वो हैरान चुपचाप खड़ी रह जाती है। इधर कार्सन भी व्यान के मुंह से गुस्से में अपने लिए वो कड़वे वर्ड सुनकर वो डर के मारे पसीने पसीने हो जाते हैं और घबराहट में बस अपना चश्मा सही करने लगते हैं। फिर वो दूर खड़े होकर नीना की तरफ देखते हैं और इशारों में हाथ जोड़ लेते हैं, प्लीज मिस नीना, वो आइसक्रीम बना दीजिए, वरना आज हमारी खैर नहीं है। इतने रिक्वेस्ट पर अब नीना कार्सन को मना कैसे कर सकती थी? वो भी मजबूरी में हाँ कर देती है, ओके बटलर कार्सन, डोंट वरी। फिर नीना थोड़ी हिम्मत जुटाती है और डरते हुए सीधा व्यान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। व्यान नीना को देखते ही अपनी कड़वी बातें शुरू कर देता है, हाँ तुम अभी तक जिंदा हो? नीना मन में ही बोलती है, कितनी कड़वी जुबान है इसकी, जब भी बोलता है कड़वा ही बोलता है। पर नीना सिचुएशन को संभालती है और अपने चेहरे पर प्यारी सी छोटी स्माइल लाकर सीधे व्यान से पूछती है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए आइसक्रीम बना दूं? पर व्यान सीधे सीधे हाँ कैसे बोल सकता था? वो तो नीना को मना करते हुए कहता है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी भी वो आइसक्रीम बहुत ही बेकार थी। इस पर नीना फिर मन में ही सोचती है, अभी तो तुम ही चिल्ला रहे थे कि मेरी आइसक्रीम उन शेफ से बेहतर है और अब मेरी ही बुराई कर रहे हो। फिर नीना व्यान से एक बार और पूछती है, क्या आपको सच में नहीं चाहिए? व्यान फिर मना करता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम मेरी आंखों में चुभ रही हो, निकलो यहाँ से। ये सुनते ही नीना आगे कुछ नहीं कहती, चुपचाप मुस्कुराते हुए वहां से निकल लेती है। लेकिन इस बार व्यान के साथ वो हुआ जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि नीना इस बार सच में बिना कुछ बोले चली जाएगी। वो जैसे ही नीना को पीछे मुड़कर जाते देखता है तो फौरन चिल्ला उठता है, वापस आओ पागल औरत, और जल्दी से आइसक्रीम बनाकर लाओ। ये सुनते ही नीना की सारी खुशी एक पल में गुस्से में बदल जाती है। वो व्यान की तरफ देखती है और मन ही मन बोलती है, ये इंसान भी ना सच में हद से ज्यादा मूडी है, इसके नखरों का तो कोई अंत ही नहीं है। नीना अभी वहीं खड़ी ये सोच ही रही थी कि व्यान फिर से उसे आवाज देता है, अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओ जल्दी बना कर लाओ। और इसके कुछ देर के बाद नीना की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। वो थककर पूरी तरह हार मान जाती है, क्योंकि वो एक के बाद एक पूरे 20 बाउल आइसक्रीम बना चुकी थी। पर व्यान का मन और पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो आराम से बैठकर मजे से खाते ही जा रहा था। इधर नीना मन ही मन व्यान पर अपना पूरा गुस्सा निकालने लगती है। वैसे तो अकड़ कर बोलता है कि मैं मीठा नहीं खाता, और अब देखो इसे, ये क्या है फिर? काश इतना मीठा खाने से इसे डायबिटीज हो जाए। अब नीना एकदम सीरियस मूड में खड़ी होती है और वहां से जाते हुए कहती है, ठीक है अब मैं यहाँ से निकलती हूँ, मैं पहले ही काफी वक्त गवा चुकी हूँ, मेरे लिए इस वक्त सबूत ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है। नीना को जाता देखकर व्यान तुरंत कहता है, और अगर मुझे और आइसक्रीम चाहिए होगी तो? नीना व्यान को समझाते हुए कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं वापस आकर आपके लिए और आइसक्रीम बना दूंगी। नीना की इस बात पर किसी तरह व्यान मान जाता है और बोलता है, ठीक है अब जाओ यहाँ से। व्यान के इस रूखे बर्ताव से नीना को बहुत जोर का गुस्सा आता है। वो चिढ़ते हुए बोलती है, ये कैसा इंसान है, इतने नखड़े उठाने के बाद भी एक थैंक यू तक नहीं बोल सकता है। अब नीना एक नए मकसद के साथ
सबूतों की तलाश में वहां से बाहर निकल पड़ती है। बाहर नीना के लिए पहले से ही गाड़ी और एक ड्राइवर रेडी थे, क्योंकि अब व्यान के ऑर्डर के मुताबिक नीना को कहीं भी अकेले जाने की इजाजत नहीं थी। नीना जैसे ही गाड़ी में बैठती है, ड्राइवर एक भयानक एक्सप्रेशन के साथ पूछता है, मिस नीना, क्या मैं गाड़ी आपके घर की तरफ ले चलूं? नीना चौंक कर फौरन कहती है, नहीं, हैंचेंग सोना क्लब चलो। इस पर ड्राइवर कहता है, ठीक है मिस नीना। और फिर अगले ही सीन में नीना उस क्लब पर पहुंच जाती है। वो वहां के काउंटर पर जाकर पता करती है, कुछ दिनों पहले इस क्लब में मेरा पर्स और फोन छूट गया था, मैं उसे वापस लेने आई हूँ। इस पर काउंटर पर बैठी लेडी जवाब देती है, ठीक है, आप अपना नाम बताइए, मैं रजिस्टर में चेक कर लेती हूँ। इसके कुछ देर के बाद नीना अपने पर्स और फोन के साथ बाहर आती है। उसकी फोन की बैटरी पूरी तरह डेड हो चुकी थी, तो नीना वहाँ खड़ी खड़ी सोचने लगती है, ओह शिट, फोन तो बंद है, सबसे पहले मुझे इसे ही चार्ज करना होगा। नीना भी ये सोच ही रही थी कि तभी पीछे से आवाज आती है, नीना सजे। नीना पीछे मुड़ती है, सामने एक गाड़ी रुकती है, जिसका मिरर नीचे होते ही नीना के होश उड़ जाते हैं, और जो चेहरा नीना के सामने आता है उसे देखकर हैरानी से नीना की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो हैरत से मन में ही कहती है, क्या चार्ली? चार्ली नीना को देखता है और उस पर तंज कसते हुए हंसने लगता है। क्या हुआ नीना सजे, तुम मरी नहीं? ओ सॉरी, मैं तो पूछना ही भूल गया, तुम्हारा तो किडनैप हो गया था ना, तो फिर अब अचानक यहाँ कैसे? नीना हैरानी से चुपचाप खड़ी थी। चार्ली फिर बोलता है, क्या हुआ मेरी प्यारी सिस्टर इन लो, खामोश क्यों हो? अच्छा, शायद झूठ छुपाने के लिए वर्ड्स नहीं मिल रहे, है ना? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब क्या कहना चाहिए। तुम ये कह सकती हो कि तुमने उन किडनैपर्स को चकमा दिया और वहां से भाग निकली। चार्ली के मुंह से अपने लिए ये नफरत भरे अल्फाज सुनकर नीना के हाथ कांपने लगते हैं और आंखों में फिर से वही खालीपन आ जाता है, और वो अंदर ही अंदर टूटकर खुद से कहने लगती है, एक बार मरकर दोबारा जीने वाली लड़की को भला क्या दर्द होगा? मैंने यही सोचा था, पर मैं गलत थी। चार्ली का ये सख्त बर्ताव और इसके ये नफरत भरे बोल सीधे मेरे दिल के टुकड़े कर रहे हैं। नीना अपनी इसी टूटी आवाज में चार्ली से बस यही पूछ पाती है, क्या तुम सच में मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो? चार्ली फिर हंसते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है जो औरत अपनी बहन के होने वाले पति के पीछे पड़ी हो, उसके लिए मेरे दिल में कोई प्यार जगेगा? चार्ली के इस कड़वे जवाब को सुनकर नीना अपनी आंखों में आए आंसू छुपाने के लिए अपना मुंह फेर लेती है और बिल्कुल धीमी आवाज में कहती है, तुम टेंशन मत लो, अब से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। इस पर चार्ली बोलता है, क्या मुझे तुम्हारी इस बात पर सच में यकीन कर लेना चाहिए? चार्ली की इस बात पर नीना पलटती है और अपने होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान लाकर कहती है, मुझे लगा था कि मैं उस दिन तक कोशिश करना बंद नहीं करूंगी जब तक तुम्हारी और डोरा की शादी नहीं हो जाती, पर अब मैं इस जिद को यहीं खत्म करती हूँ। इतना कहते ही नीना को अपने पास्ट के कुछ दर्द भरे पल याद आने लगते हैं। इतने सालों तक चार्ली से बार बार बेइज्जती सहने के बाद भी मैंने हर बार खुद को समझाया था कि अब पीछे हट जाना चाहिए। यहाँ तक कि जब मैंने एक होटल के बाहर चार्ली को डोरा को किस करते देखा था, तो उस दर्द को भूलने के लिए मैं पागलों की तरह ब्लाइंड डेट्स पर जाने लगी थी। मैंने खुद से ही झूठ बोला कि मैं अकेली हूँ इसलिए ऐसा कर रही हूँ, पर असलियत तो ये थी कि चार्ली को डोरा के साथ देखकर मेरा दिल बुरी तरह जलता था। मैं चाहकर भी अपने इस गल से बाहर नहीं निकल पा रही थी, पर आज पहली बार मेरा दिल बिल्कुल शांत है। मैंने वाकई हार मान ली है। शायद मेरी इस सुकून की वजह कंगोबरे है, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसी की वजह से आज मुझे इस कड़वी सच्चाई का एहसास हो चुका है। अब नीना चार्ली की तरफ देखती है और पूरी हिम्मत जुटाकर एक आखिरी बात कहती है, अगर किसी दिन तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए तो प्लीज़ इस अंजाम के लिए मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं अपनी तरफ से तुम्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश कर चुकी हूँ। इस पर भी चार्ली पूरे घमंड और यकीन के साथ कहता है, चाहे मेरी याददाश्त वापस आए या ना आए, डोरा ही एक अकेली ऐसी लड़की होगी जिससे मैं प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा। अब नीना एक फीकी स्माइल के साथ आखिरी बात बोलती है, तुम वाकई में बहुत बेदर्द बन गए हो चार्ली,
और कि शायद अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये कहते हुए नीना मुड़ जाती है। चार्ली नीना को इस तरह जाते देख एकदम हैरान रह जाता है। उसके चेहरे का घमंड गायब हो जाता है और वो मन ही मन बोलता है, मैंने इसे कभी इस तरह बिना पीछे मुड़े इतने पक्के इरादे से जाते हुए नहीं देखा। क्या ये सच में बदल गई है? अब चार्ली को भी अंदर ही अंदर थोड़ी बेचैनी होने लगती है। पहले तो वो खुद को समझाते हुए सोचता है, चलो अच्छा है, अब ये बला कभी मुझे परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगले ही पल वो एक गहरी सोच में डूब जाता है। लेकिन इसके कहने का क्या मतलब था कि किसी दिन अगर मेरी याददाश्त वापस आ गई तो मुझे इस अंजाम का बेहद पछतावा होगा। आखिर ये कहना क्या चाहती थी? चार्ली अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन पर डोरा का कॉल आ जाता है। डोरा का नाम देखते ही चार्ली नीना की बातों को पूरी तरह भूल जाता है और डोरा से बड़े प्यार से बात करने लगता है। डियर, मैं बस रास्ते में ही हूँ, आ रहा हूँ। दरअसल मैं तुम्हारे लिए वही गिफ्ट ले रहा था जो तुमने मांगा था। इस पर उधर से डोरा का जवाब आता है, ओ माय स्वीट हस्बैंड, मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। जल्दी आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। इधर चार्ली खुशी खुशी अपनी घर की तरफ बढ़ रहा था और उधर नीना गाड़ी से उतरकर एक एक कदम चार्ली की नफरत भरी बातों को याद करते हुए आगे बढ़ा रही थी। उसके दिल पर पत्थर सा भारी बोझ था। आखिरकार वो अपने पुराने अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचती है। दरवाजे का लॉक खोलते हुए वो एक गहरी सांस लेती है और थकी आवाज में खुद से ही कहती है, बस बहुत हुआ। इस साल मैंने सच में बहुत ही बेवकूफ़ी भरे काम किए हैं। अपनी ही बहन के होने वाले हस्बैंड को परेशान किया और इस चक्कर में मॉम डैड से भी अलग हो गई। पर अब सब खत्म। बहुत जी लिया मैंने चार्ली और अपनी फैमिली के लिए। अब से मैं अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। ये कहकर नीना अपने रूम का दरवाजा खोलती है और अंदर की हालत देखकर वो जोर से चिल्लाती है, ये जरूर उस कंगोबरे का काम है। पर वो अंदर आया कैसे? दरवाजा तो बाहर से लॉक था। और सिर्फ एक ही पल में नीना के चेहरे की वो सारी उदासी गायब हो जाती है। क्योंकि अब व्यान के होते हुए नीना उदास कैसे हो सकती थी? नीना को अब परेशान करने का हक सिर्फ व्यान को था। उसके होते हुए अब कोई और नीना को परेशान कर ही नहीं सकता था। और ऐसा क्यों है, बस आगे स्टोरी में जानते हैं। तो चलती हूँ, सायोनारा मिन्ना।